चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले 15 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 शीट से। इसमें कुछ लोगों को डाउट है, पहले 15 देख लेते हैं, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, when an object is placed at a distance of 60 सेंटीमीटर from a convex mirror, मिरर कॉन्वेक्स है, u का वैल्यू आपको दिया है -60 सेंटीमीटर, ठीक है, ये u है, राइट। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 1/2, कॉन्वेक्स है तो मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, तो m इज इक्वल्स टू 1/2 दिया, यानी कि 0.5, ठीक। आफ्टर दैट ये फर्स्ट केस आपको दिया है। दूसरा बोल रहा है कि अगर आपको इसी मिरर से मैग्निफिकेशन 1/3 चाहिए तो ऑब्जेक्ट कहां रखना, मतलब सेकेंड केस के लिए u आपको निकालने बोला है और m आपको 1/3 दिया है। क्वेश्चन क्लियर है ना। तो u आपका -60, v m आपका 1/2, यहां से v निकलेगा, क्या होता है फॉर्मूला आपका, m इज इक्वल्स टू -v/u होता है ना। तो 1/2 इज इक्वल्स टू -v अपॉन -60, ये कितना हो गया, v आपका 30 सेंटीमीटर। प्लस अभी चाहिए, वर्चुअल इमेज है उस साइड बनेगी, यहाँ तक क्लियर सबको। अब यहां से आप एफ भी निकाल लो पहले, फोकस, फोकल लेंथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा मेरा फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f की जगह आपका f तो निकालना ही है, 1/u हो गया आपका 1/-60 प्लस 1/30, ऐसे कितना हो जाएगा 60, राइट। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2, तो आपका यहां से f निकल जाएगा +60 सेंटीमीटर, आया ना। 2 - 1 विल बी 1, 1/60 इज इक्वल टू 1/f, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 60, ठीक है। नाउ अब इस f की वैल्यू को यहां पुट करते हैं, f हमारा निकला है 60 सेंटीमीटर, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उसके पहले m की वैल्यू 1/3 है ना, तो यहाँ पे आप -v/u इक्वेट कर दो और v को u के टर्म्स में लिख लो, -u/3, v कितना हो जाएगा -u/3। नाउ पुट द वैल्यूज हियर, तो 1/60 इज इक्वल्स टू 1/-u/3 प्लस 1/u। चलो उसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम निकालो। पहले ये नोट करो पूरा, है ना, इसको बाद में करना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला केस का m के हेल्प से v निकालो फर्स्ट थिंग, फिर f निकालना, f निकल गया 60। अब सेकंड केस स्टार्ट करना, जिसमें u पूछा है, m दिया है, f हमने निकाल लिया है, तो यहां से v निकालेंगे -u/3, देन पुट इन द फॉर्मूला, और अब आपको यहां से मुझे u बताना है, ठीक है। चलो जल्दी करो, जल्दी कैलकुलेशन करो u का। और कितने लोग से नहीं बना 15, बाकी जो बनाया है वो सही है उनका। चिराग कितना बनाया क्वेश्चन, बाकी सारे बन गए 23 24, बस बाकी सारे बन गए।
जल्दी बना लिया क्या इसको? 15th बनाया है शीट से, तो क्यों नोट नहीं कर रहा है? हाँ, आया किसी का यू? श्रेयांश बनाया क्या? क्यों? बाकी? और बाकी 5? 19 तक में 15 नहीं बना था, और बाकी सब बन गया ना, 18 तक 19 तक बाकी सारे। ये कौन सा बना? 23? एम क्यों निकाला? एम तो पूछा ही नहीं 23 में। तो M1 कैसे आ सकता है? कॉन्वेक्स मिरर है। क्या क्यों भाई साहब आप? हाँ? अरे कुछ सोच समझ के करो ना, क्या कर रहे हैं? जो आंसर आ रहा है क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? किसी का बना 23? और किसका? वेदांत? हाँ, 23 बन गया। 24 तो अपना रे डायग्राम ही है ना, डायरेक्ट केसेस है। Draw any three ray diagram to show how the image size and nature of image of an object changes when it is moved from center of curvature of concave mirror towards the pole of the mirror। हो जाएगा ये तो। हम्म, 3 बनाओ ना। एक आप बना दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच वाला, एक बना दो फोकस वाला, और एक बना दो फोकस और पोल वाला। 3 बोला है ना। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की तरफ जा रहे हो तो 3 रे डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे 3 होते हैं ना, सी और एफ के बीच वाला, जहां पे इमेज सी के पीछे बनेगी, एक एफ वाला जहां पे इमेज इनफाइनाइट इंफिनिटी पे बनेगी, और एक पोल और फोकस के बीच वाला जहां पे इमेज मिरर के पीछे बनेगी। तो सब नेचर भी अलग हो जाएगा सबका। 2 रियल इन्वर्टेड इमेज होंगी, एक वर्चुअल इरेक्ट होगी, फिर 2 में एक मैग्निफाइड है, एक हाईली मैग्निफाइड है, और एक भी मैग्निफाइड है ना। इमेज तीनों केस में मैग्निफाइड बनेगी, बट बस फर्क इतना है कि एक केस में आपका इमेज वर्चुअल बन रहा है, 2 केस में रियल बन रहा है। यही 3 बनाना है। क्या पूछा है देखो अच्छे से पढ़ो। when it is moved from center of curvature towards pole, तो यहां से 3 ही केस बचते हैं। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 4 में 3, 120 ना, 120 ना। हाँ मतलब वही 120 माइनस 120। आपका आंसर भले आप लास्ट में लिखते हो u इज इक्वल टू -120 सेंटीमीटर, बट फिर एक लाइन जरूर लिखना, टू गेट द मैग्निफिकेशन 1/3 ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट एट 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। देखिए -120 मेजर कर सकते हो क्या? -120 कुछ थोड़ी ना होता है, ये तो बस डायरेक्शन के लिए अपन माइनस साइन लगा रहे हैं, अदरवाइज डिस्टेंसेस सारे तो पॉजिटिव ही है ना। एम आई क्लियर? चलो, हो गया सबका ये। चलो 23 क्वेश्चन एक बार सब पढ़ो, क्या है क्वेश्चन नंबर 23? 23 बस बता रहा हूँ, फिर हम रिफ्रैक्शन में आ जाएंगे, ठीक है? और किसी को कोई डाउट है क्या? क्या कौन सा क्वेश्चन बोला? 11 नहीं बना? 11 तो हम उस दिन डिस्कस किए थे क्या? 19, 20 उस दिन जैसे कर रहे हो फिर आप लोग। हाँ चलो 23 देखते हैं। An object is held at 30 centimeter in front of a convex mirror, यानी कि u is equals to -30 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर प्लस में रहेगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है? At what distance from the convex mirror should a plane mirror be held so that images in the two images नहीं होगा, वो मिरर होगा, ठीक है? इमेजेस इन द टू इमेजेस वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, उसको मिरर कर लेना। इमेजेस इन द टू मिरर कोइंसाइड विद ईच अदर। देखो अगर आपने प्लेन मिरर रखा तो प्लेन मिरर भी तो इमेज बनाएगा ना, आया ना? प्लेन मिरर भी वर्चुअल बनाता है, कॉन्वेक्स भी वर्चुअल बनाता है, तो ये दोनों इमेज कोइंसाइड करनी चाहिए, दोनों की इमेज। तो उसके लिए आप प्लेन मिरर को कहां रखोगे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। देखो मैं केस समझा रहा हूं आपको क्या है।
ये है कॉन्वेक्स मिरर, है ना? हाँ, ये है कॉन्वेक्स मिरर। कैसे है कॉन्वेक्स मिरर? अभी तो मैंने पॉलिश तो किया ही नहीं है। कहाँ करूँ पॉलिश, राइट में कि लेफ्ट में? राइट। कौन लेफ्ट, कौन बोला? तू था बोल के बच गया। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 30 सेंटीमीटर, लेट्स से ये रहा ऑब्जेक्ट। तो इतना डिस्टेंस है आपका 30, पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर, राइट? यहां तक क्लियर है सबको? और इसका इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज दिया है क्या? नहीं, फोकल लेंथ दिया है, ठीक है। फोकल लेंथ इसका कितना है? 15, ये 15 है, ठीक है। और यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा 30 होगा वो, राइट। तो पहले अपन ना वी निकाल लेते हैं कि पहले ये तो देखे कि कॉन्वेक्स मिरर कहां बना रहा है इमेज, है ना? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का पोजीशन तो फिक्स है, हमें बस यहाँ पे मिरर की पोजीशन बतानी है जिससे इसकी इमेज और मिरर वाली इमेज कोइंसाइड करे। तो पहले ये तो देखिए कि कॉन्वेक्स मिरर कहां बना रहा है इमेज। निकाले मिरर फॉर्मूला से, अपने पास यू और एफ है ना, तो वी निकल जाएगा। चलो निकालो साथ में मेरे। 1/f=1/u+1/v। जल्दी करो, साथ में करेंगे जल्दी। 1/15=1/-30 + 1/v तो निकालना ही है ना, ठीक है, ठीक है। नाउ इसको इधर लेके चले जाता हूं मैं। 10 आ रहा है, ओके चलो एक मिनट। 1/15 + 1/30, एलसीएम आपका 30 हो जाएगा। 2 + 1, 1/v हो जाएगा। तो 1/v=3/30 और v=10 सेंटीमीटर। प्लस आना भी चाहिए था, आ भी रहा है, आना चाहिए ना प्लस, अदर साइड में बन रही है ना इमेज। तो मतलब इसकी इमेज जो बन रही है वो यहां बन रही है, हाँ या ना? तो और दूर बनाऊं क्या? 15 बोला है ना, सॉरी 10 बोला है ना, ये 15 है तो ये बना लेते हैं, ठीक है। सही बना है, डिमिनिश बननी चाहिए और 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो इतना आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। यस और नो? सबका यहां तक हो गया? अब अगर आप चाहते हो कि आपका जो मिरर है वो भी इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाए, सब सुन रहे हो क्या? आपका मिरर है वो भी इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाए, और वो इमेज ना इसी के ऊपर आनी चाहिए, कोइंसाइड। तो क्या करोगे? मिरर तो बराबर डिस्टेंस पे इमेज बनाता है ना। अगर मैं यहां खड़ा हूं, यहां मिरर है, तो इतनी ही दूरी पे, जितना कि ये दूरी है उतनी ही दूरी पे यहां मेरी इमेज बनेगी, है ना? तो आप चाहते हो कि, हाँ, कहां कितनी दूरी पे, वही तो पूछ रहा हूं। कहां से 10 सेंटीमीटर? कहां से? पोल से। आप पोल से 10 सेंटीमीटर पे यहां पे मिरर इमेज, सॉरी प्लेन मिरर रख दो, ठीक है। तो ये इसकी इमेज 20 सेंटीमीटर दूर बनाएगा, मतलब उसकी इमेज यही बन जाएगी, इसी के ऊपर बनेगी, कोइंसाइड करेगा। पर आपको पता है ना कि ये तो सेम साइज की बनाता है ना? प्लेन मिरर तो सेम साइज की बनाता है ना, सेम डिस्टेंस पे ही बनाता है और सेम साइज की बनाता है। तो अपन इसको कैसे निकाल पाए? हम कैसे निकाले? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखे पहले, इमेज से कितना दूर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पोल से 30 था और यहां से 10 और इमेज है, मतलब 40 सेंटीमीटर का गैप है पूरा। ऑब्जेक्ट और इमेज में कितना सेंटीमीटर गैप है? 40। तो बीचों बीच में रख दो, तो 20 इधर और 20 इधर, तो पोल से कितनी दूरी हुई? 10 सेंटीमीटर की। एम आई क्लियर? यहां तक सब कर लियो। बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नीचे एक लाइन लिखना, नीचे लाइन लिखो। ऑब्जेक्ट से, नहीं, ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी तो 20-30 है ना। मिरर 10 सेंटीमीटर में रहेगा, मतलब आप मिरर को ऐसे रखोगे, प्लेन मिरर को, है ना? तो इससे जो ये जो आपका है ना, ये 10 आना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मिरर से 20 पे है, तो मिरर इमेज भी 20 पे ही बनाएगा। इतना 20 है ना, समझ गया क्या एवरीवन? आदित्य, ठीक है, राधिका, ठीक। चलो तो यहां इतना हो गया ना, अब नीचे लिखना। Therefore, distance between object and image is, therefore distance between, therefore distance between object and
image is 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का कितना दूरी है? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्लेन मिरर, एक लाइन है सर। सो टू coincide the image, so to coincide the image formed by both plane and convex mirror, the plane mirror should be kept exactly in between object and image. That is 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर तो इन दोनों के बीच का मिडिल पॉइंट है ना। Therefore, distance of plane mirror from pole is equals to 10 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? ये किसी को डाउट है तो अभी पूछो। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? वेदांत कौन सा बोल रहा है? 11। एमएम है वो, है ना? सभी को एमएम में कर लेना फिर। ये रे डायग्राम भी सब बनाएंगे, ठीक है? सब डिस्टेंस प्रॉपर अच्छे से मार्क करना। ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर में है पोल से, उसकी इमेज 10 पे बन रही है, फोकस 15 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 पे है, और प्लेन मिरर पोल से 10 पे है, ताकि वो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीचों बीच रहे, ताकि ये प्लेन मिरर भी इस ऑब्जेक्ट की इमेज जस्ट इसके ऊपर ही बनाए, कोइंसाइड। आपका नाम? आर्ची, ARCHI। अच्छा, ई भी है, ठीक। आर्चीज वो आता था ना, कार्ड गिफ्ट गैलरी। यांशु कितना क्वेश्चन बनाया है? एक भी नहीं? क्यों? क्या कर रहा था भाई ऐसा कि टाइम नहीं मिला? तब टाइम मिल जाएगा। अच्छा, ये सब बनाए, उसका आंसर करेक्ट है कि नहीं पता है क्या? अपन उस दिन क्लास में कहां तक देख लिए थे क्वेश्चंस? कुछ कुछ मैंने डाउट्स क्लियर किए थे ना उस दिन भी। इलेवन में और किसी को डाउट भी है क्या? 11 देखो क्या बोल रहा है 11 में। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 10 mm टॉल of an object 2.5 mm tall placed at 5 centimeter from the mirror. Okay, calculate focal length of the mirror and position of the image. अच्छा, नहीं वो उसको mm सेंटीमीटर भी करने की जरूरत भी नहीं है। ये जो आपको सुन रहे हो ना वेदांत, ये जो 10 mm और 2.5 mm दिया है ना, ये है इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज, HO और HI। इसकी हेल्प से पहले M निकाल लो, ठीक है? M निकल जाएगा तो V और U का रिलेशन निकल जाएगा, है ना?
m निकल गया, मतलब u और v का रिलेशनशिप निकल गया। अब बस 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u में आप u की जगह v के टर्म्स में वैल्यू पुट करो, क्योंकि आपको पोजीशन ऑफ द इमेज बोल रहा है ना, तो निकल जाएगा। अच्छा, फोकल लेंथ नहीं दिया है क्या? क्या फोकल लेंथ भी नहीं दिया, सॉरी एक सेकेंड, बट m हो जाएगा। अच्छा u तो दिया है, तो v निकल जाएगा, तो f निकल जाएगा। नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है, क्योंकि देखो दोनों रेशियो है ना, आप m निकाल लो उससे, तो ऐसे भी mm कैंसिल हो जाएगा, तो नो नीड टू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर से, इसमें तो नहीं पड़ेगा फिलहाल। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ जल्दी से। क्या है सबका 23? जैसे अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेंटीमीटर में है और फोकल लेंथ मीटर में है, तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप फॉर्मूले में पुट करोगे ना 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि f को मीटर में कर रहे हो और u को सेंटीमीटर में कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। यहां क्यों नहीं करने की जरूरत है? क्योंकि आपको देखो ho दिया हुआ है 2.5 mm, hi दिया है -10 mm। रियल इमेज बोला है ना, मतलब इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड है मतलब hi नीचे बन रहा है, तो नेगेटिव होगा ना। यही सब चीज को ध्यान रखना है। मैंने कितने बार बोला ना आपको कि गिवन लिखते समय और फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते समय तक एकदम सावधानी बरतना है, फिर तो मैथ्स ही है। ठीक है, ये क्लियर है? अब देखो, आप इससे अगर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हो hi/ho करके, तो दोनों तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे ना। आप इसको कन्वर्ट भी कर रहे हो अगर सेंटीमीटर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल ही होना है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन 10 ऊपर है ना, 10/2.5, 10 माइनस में है तो आपका -4 आएगा मैग्निफिकेशन। माइनस आना भी चाहिए, रियल इमेज है ना, और इमेज बड़ा है तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा भी होना चाहिए। 4 आ रहा है, 1 से बड़ा है, माइनस आ रहा है, इमेज रियल है। क्लियर है यहां तक? अब अगर आपको m पता चल गया ना, u तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है -5 दिया ना, प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो u दिया हुआ है, तो यहां से v आ जाएगा। m क्या होता है? -v/u, और ये कितना है? -4, राइट? तो माइनस v निकालना है, u -5 इज इक्वल टू -4, तो v कितना आ गया? -20 आना भी चाहिए, रियल इमेज है, उसी साइड बनेगी जहां मिरर है, मतलब जहां ऑब्जेक्ट है, तो आपका -20 सेंटीमीटर आ गया v। अब तो निकल जाएगा f मिरर फॉर्मूला से। ठीक है, चलो और कुछ। 20 ना, क्या बोल रहे हैं? 19 19 तो अपन देखे थे यार, ये वही तो है 10th के जैसा। अभी किसी को 10th भी समझ में नहीं आ रहा था, बोल रहा था ना, कौन बोल रहा था 10th के लिए? 10th के लिए भी कोई बोला था क्या? आप बोले थे क्या? कौन बोला था 10th के लिए? हाँ, चलो ठीक है, 19 देखते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही था। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन, पढ़ना ध्यान से। एंड कन्वर्जिंग मिरर यानी कि कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 यानी कि f इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज विच इज 2 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन इज +-2 दोनों हो सकता है, क्योंकि आपका कॉनकेव मिरर मैग्निफाइड इमेज रियल भी बना सकता है और मैग्निफाइड इमेज वर्चुअल भी बना सकता है। तो m कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। नहीं दिया ना यहाँ पे रियल इमेज बन रहा है कि वर्चुअल, जैसे इस क्वेश्चन में अभी 11th में रियल दे दिया था, इसलिए मैंने m को -4 लिया, या m -4 आया, क्योंकि इमेज रियल थी। बट यहाँ पे आपको मेंशन नहीं है कि जो इमेज बन रही है ना वो रियल है कि वर्चुअल है, क्योंकि मैग्निफाइड इमेज तो दोनों केस में बनती है, वर्चुअल केस में भी बनती है, t और f के बीच में रखोगे तो, और f और c के बीच में रखोगे तो भी मैग्निफाइड इमेज बनती है। तो आपको यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसलिए पूछ रहा है कि व्हाट आर द 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन बी इन बिटवीन p एंड f, ऑब्जेक्ट कैन बी इन बिटवीन c एंड f, तो वही बस आपको डिस्टेंस निकालना है। तो एक बार आप m को +2 लेके सॉल्व करो और एक बार m को -2 लेके सॉल्व करो। अगर आप m को +2 लेके सॉल्व करते हो, यानी कि आप वर्चुअल केस की बात कर रहे हो, तो आपका m इज इक्वल्स टू -v/u इज इक्वल्स टू 2, तो यहां से आपका u और v का रिलेशनशिप क्या आ जाएगा? u इज इक्वल्स टू v की वैल्यू निकालो u के टर्म्स में, है ना, तो v इज इक्वल्स टू -2u आएगा। अब बस पुट कर दो, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/-20 इज इक्वल्स टू 1/-2
-2u + 1/u होगा ऐसा। सॉल्व करने पे एलसीएम आपका 2u ही आएगा, ऊपर -1 + 2, ये आपका 1/-20। ऑन फर्दर सॉल्विंग ये आपका 1 -1/20 = 1/2u, या फिर u = -10 सेंटीमीटर। ये वर्चुअल वाला केस था ना, तो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर सही आया है कि गलत आया है? क्यों सही आया है? क्योंकि वो पी और एफ के बीच में है। अरे 20 से कम आया ना आंसर, मतलब इट इज बिटवीन पी एंड एफ। अरे 0 से लेके 19 तक पूरा पी और एफ के बीच में ही हुआ ना ऑब्जेक्ट, तो इट इज करेक्ट। -10 आ रहा है तो, है ना। अब यही काम आप m = -2 लेके करो, तो आपका m का एक वैल्यू और आ जाएगा। एम आई क्लियर? तो दोनों ही केसेस में आपको मैग्निफिकेशन, या सॉरी आपको जो मैग्निफिकेशन है वो डबल मिलेगा। अब वो प्लस है कि माइनस है, वो दोनों केस के लिए अपन अलग अलग निकाल लिए। यही सेम क्वेश्चन नंबर आपका 10 भी था, जो मैं बताया था उस लास्ट क्लास में, और 10 बता के बोला भी था कि 19 इसके जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि 10 में 3 टाइम्स था, यहाँ पे 2 टाइम्स है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, चलो और कुछ कोई डाउट नहीं? और ठीक है, ये किसका पेपर था? ये काव्य का। क्या बोल रहा 19 के? अब जो भी था 20 था शायद, उसमें 30 था क्या 10 में? 10 में भी 20, बस वही तो फर्क था ना, मैग्निफिकेशन का फर्क था। वहां 3 टाइम्स था इमेज, यहाँ पे 2 टाइम्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो चलो, अपन उस दिन रिफ्रैक्शन स्टार्ट किए थे क्या? समझाया था मैं, लिखना है ना, चलो ठीक है। हेड डाल लो, रिफ्रैक्शन, ये हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट है। रिफ्लेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, नाउ मूविंग ऑन टू रिफ्रैक्शन। ट्रांसपेरेंट करते हैं ओपेक से, है ना। अब तक ओपेक था इसलिए रिफ्लेक्शन हो रहा था, अब हमारा सरफेस कैसा होने वाला है? ट्रांसपेरेंट, ताकि लाइट पास होके आगे चली जाए। पर जब वो पास होगी तो वो बेंड होके पास होगी, स्ट्रेट पास नहीं होगी। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, चलो हेड डाल लो, रिफ्रैक्शन। ठीक, इसमें लिखना नीचे, when light travels in a medium, when light travels in a medium, when light travels in a medium, it propagates in a straight line. It propagates in a straight line. ये तो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ लिया था ना, कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये पढ़े थे ना प्रॉपर्टी लाइट की, कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, पर वो तब तक ट्रू है जब तक वो एक पर्टिकुलर मीडियम में है। जैसे यहाँ एयर मीडियम है, तो यहाँ पे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। पर मान लो यहाँ पे पानी है, यहाँ से पानी भरा हुआ है पूरा नीचे तक, तो यहाँ तक लाइट स्ट्रेट आएगी, पर पानी जैसे ही आएगा ना, वो आपका मीडियम चेंज हो गया, तो वो पानी के अंदर भी जाएगी लाइट, पर वो थोड़ा सा बेंड होके जाएगी। ठीक है, और उसका कारण मैंने आपको बताया था कि एयर में स्पीड अलग थी, पानी में स्पीड अलग हो जाएगी, इसलिए उसका पाथ थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा। अब अंदर जाने के बाद वो फिर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, क्योंकि अब वो फिर से एक मीडियम के अंदर है। पर जहां मीडियम स्विच होता है ना, चेंज होता है, वहां पे लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ठीक है, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। और पास हो रही है मतलब द इंटरफेस शुड बी ट्रांसपेरेंट, तभी ना पास हो रही है, वरना रिफ्लेक्ट हो जाती, वापस पीछे आ जाती। ठीक है, ओके, तो क्या लिखे? व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम इट प्रोपगेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, फुल स्टॉप, but when it moves from one medium to another, but when it moves from but when it moves from one medium to another, one medium to another,
it changes its path. It changes its path. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना, डेफिनेशन लिख रहे हैं रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना of bending of light, of bending of light as it passes from, as it passes from one medium to another, one medium to another. ठीक है, अब हमने देखा था ना उस दिन बेंडिंग दो टाइप से हो रही थी, एक टुवर्ड्स द नॉर्मल और दूसरा क्या था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब अगर मैं ये इंटरफेस बनाऊं, आपका ये इंटरफेस है, इसके ऊपर मीडियम 1 है, इसके नीचे मीडियम 2 है। जस्ट इमेजिन कर लो कि एयर से वाटर में जा रही है लाइट, यहाँ नीचे पूरा पानी है, ये दूसरा मीडियम हो गया, ऊपर एयर है, ठीक है, ये आपका एयर हो गया एंड दिस इज वाटर, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, राइट। तो लाइट आके ऐसे इंसिडेंट करेगी, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ये बन गया आपका नॉर्मल, राइट। अब इसके पास दो तरीके हैं बेंड होने के। अगर लाइट, अगर ये मीडियम नहीं आता तो आपका लाइट स्ट्रेट जाता ना, ऐसे ही चले जाता, बट अब या तो वो बेंड होगा इस तरफ या तो वो बेंड होगा इस तरफ। तो दो तरीके हमारे पास बेंडिंग के। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, द बेंडिंग कैन टेक प्लेस, द बेंडिंग कैन टेक प्लेस इन टू पॉसिबल वेज, द बेंडिंग कैन टेक प्लेस in two possible ways, in two possible ways, ठीक है। फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट the incident ray bends away from the normal, incident ray bends away from the normal and second, incident ray bends towards the normal। दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल है, आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो नॉर्मल की तरफ आएगा बेंड होके, या तो नॉर्मल से दूर जाएगा। अगर लाइट ऐसे आके ऐसे गई तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ ना, और अगर ऐसे आके इस तरह गई तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। ओके, नेक्स्ट लिखिए दोनों पॉइंट, एक अवे फ्रॉम द नॉर्मल और एक टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक लिखना। अब ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है उसका भी रीजन बताया था मैंने, लाइट की स्पीड हर मीडियम में अलग अलग होती है, राइट। तो नीचे लाइन में लिखना, द बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, the bending of light take place, the bending of light takes place because the velocity of light, because the velocity of light, velocity of light is different in different medium, is different in different medium। ठीक है, मैं दो तीन मीडियम लिखवा रहा हूं, इसका अपन स्पीड लिखते हैं। पहले लिख लेना एयर,
उसमें आपका स्पीड हो जाएगा, एयर या वैक्यूम दोनों चलेगा ना, वैक्यूम और एयर सेम स्पीड ही रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वैक्यूम और एयर। ठीक है, नेक्स्ट वाटर लिखना। वाटर का 2.25 थोड़ी कम हो जाएगी स्पीड, × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड ग्लास का भी लिख लेना, ग्लास और कम हो जाएगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो अवे और टूवर्ड्स वाला डायग्राम बनाते हैं दोनों में। ठीक है, यहां ध्यान देना, मीडियम 1, मीडियम 2। ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका नॉर्मल, एंड ये टूवर्ड्स द नॉर्मल कर दिया मैंने बेंड एक। ठीक है, और दूसरा डायग्राम यहां बना रहा हूं, ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, एंगल्स मार्क कर लेना, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मीडियम 1, मीडियम 2, इंसिडेंट रे जहां से निकल रही है ना, जहां रहती है, उसको अपन मीडियम 1 नाम दे देते हैं, और रिफ्रैक्ट होके जहां जा रही है दूसरे मीडियम में, उसको मीडियम 2। ठीक है, क्या बना रहा है जसप्रीत, जसदीप? ये लाइन स्ट्रेट है बेटा, नॉर्मल है ना वो, उसको आप टेढ़ा कैसे बना रहे हो? देखिए यहां फिर से बना रहा हूं, ध्यान देना, ये इंटरफेस है, बाउंड्री है। ठीक है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, उसके बीच की बाउंड्री है। ठीक है, इंसिडेंट रे मीडियम 1 में आई, टकराई बाउंड्री में, और जिस पॉइंट पे वो टकराई ना, वहां से 90 डिग्री पे एक लाइन खींचना है, वो नॉर्मल है, तो ये लाइन स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, इसके बाद जो है वो बेंड होगी, या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल वो फिगर, या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये वाला फिगर। समझ गया डायग्राम? बना फिर से अच्छे से। डायग्राम क्लियर है ना सबको? नॉर्मल क्या होती है? इट इज द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां भी आपकी लाइट आके इंसिडेंट करती है, वहां से 90 डिग्री पे एक लाइन बनाना है, दैट इज योर नॉर्मल एन। ठीक है, क्लियर है सबको? अब क्यों यहाँ पे वो टूवर्ड्स हो रही है, क्यों यहाँ पे अवे हो रही है, उसके लिए अपन लिख लेते हैं पॉइंट, कि मीडियम 1 कैसा है, मीडियम 2 कैसा है, यहाँ पे मीडियम 1 कैसा है, यहाँ पे मीडियम 2 कैसा है। ठीक है, आपको ये देख के क्या समझ में आ रहा है लाइट का स्पीड में, कि जहां पे पार्टिकल्स रेयरर है यानी कि कम है, वहां पे स्पीड ज्यादा है, और जहां पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं ना, अगर मैं सॉलिड लिक्विड गैस बनाऊं, तो ये अगर आपके पार्टिकल्स हैं गैस के, तो ये होते हैं लिक्विड के, और ये होते हैं सॉलिड के। आया ना? पैकिंग बढ़ती है ना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड, जहां पे पैकिंग बहुत टाइट है, यहाँ पे थोड़ी पैकिंग लूज है, यहाँ सबसे लूज है, तो लाइट को सबसे आसानी होगी यहां से निकलने में, यहां थोड़ा रुकावट होगी, और यहां और ज्यादा रुकावट होगी पार्टिकल्स के कारण। समझ रहे हैं क्या? दैट इज वाई आप देखो कि एयर में मैक्सिमम है स्पीड, उसके बाद लिक्विड में थोड़ी सी कम हुई है, सॉलिड में और कम हुई है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो जब भी कोई मीडियम में पार्टिकल्स कम होते हैं ना, वहां पे स्पीड ज्यादा होती है, और उस टाइप के मीडियम को हम रेयरर मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
रेयरर मीडियम, वहां पे स्पीड ज्यादा होती है। आप ऐसे समझना, जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा है वो रेयरर मीडियम कहलाएगा, और जिस मीडियम में स्पीड कम है वो डेंसर कहलाएगा। तो जब भी लाइट ज्यादा स्पीड से कम स्पीड वाले मीडियम में जाती है ना, वहां वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। मैंने शॉर्टकट बताया था ना, तो याद रखने का क्या, RDT है ना, रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर उल्टा क्या होगा, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे याद रख सकते हैं अपन, ठीक है। किसी एक चीज को याद रखो, दूसरा अपने आप हो जाएगा याद, ठीक है। तो चलो लिखते हैं दोनों मीडियम के बारे में। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इफ स्पीड ऑफ लाइट, फर्स्ट पॉइंट, इफ स्पीड ऑफ लाइट, if speed of light in medium 1 is higher, in medium 1 is higher as compared to medium 2, as compared to medium 2, then medium 1 is called optically rarer medium, optically rarer medium, and medium 2 is called optically denser medium. ये 1 लिखने का जरूरत नहीं है, अपन एक ही पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। ये लाइन समझ में आया जो लिखी हो। अगर मीडियम 1 में स्पीड ज्यादा है, इन इन कंपैरिजन टू मीडियम 2, लाइट की स्पीड मीडियम 1 में ज्यादा है, मीडियम 2 में कम है, तो हम मीडियम 1 को रेयरर बोलेंगे, मीडियम 2 को डेंसर बोलेंगे। कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हो सकता है कि यही मीडियम 2 किसी और मीडियम के साथ रह के वहां पे उसकी लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, तो वो रेयरर कहलाएगा। मतलब ये रिलेटिव है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको कैसे, ठीक है। पहले ये लिख लो, फिर मैं एग्जांपल बताता हूं आप लोग को। थोड़ा राइटिंग अच्छा लिख, क्या लिख रहा है कचरा। हो गया सबका, लिख लिए हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल बताता हूँ क्या बोल रहा हूं मैं आपको। मान लो जैसे लाइट ना एयर से वाटर में जा रही है। हमें पता है एयर में स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸, और वाटर में होती है 2.25 इंटू 10⁸। तो इस केस में एयर हो जाएगा रेयरर मीडियम, वाटर हो जाएगा डेंसर। आया ना, ठीक है। अब एक और केस लेते हैं। मान लीजिए वाटर से ग्लास में जा रही है लाइट, वाटर से लाइट कहां जा रही है, ग्लास में। हो सकता है तभी तो हम एक्वेरियम के अंदर वाली मछलियों को देख पाते हैं ना। एक्वेरियम के अंदर पानी है, बीच में ग्लास है हमारे, तो पानी में अगर मछली मुझे दिख रही है, मतलब क्या हो रहा है, पानी से ही तो लाइट ग्लास से गुजर के मेरी आंखों तक पहुंच रही है ना, वहां यही चीज हो रही है। एम आई क्लियर, ठीक है। तो वाटर आपका स्पीड इसमें क्या होगी, 2.25 इंटू 10⁸, और ग्लास में कितनी होती है, 2 इंटू 10⁸। तो जो मीडियम एयर के सामने डेंसर था, वो मीडियम ग्लास के सामने रेयरर हो जाएगा। आप समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये रिलेटिव होता है, आप कंपेयर करते हो कि कहां किस मीडियम में स्पीड ज्यादा है और किस मीडियम में स्पीड कम है, क्योंकि हमने तो शुरू में लिख लिया ना कि हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप दो मीडियम लिए हो तो दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होगी। अब बस आपको यह देखना है कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है, लाइट की स्पीड किसमें ज्यादा है और किस मीडियम में कम है। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी वो मीडियम रेयरर कहलाएगा, और जहां पे लाइट की स्पीड कम होगी वो मीडियम डेंसर कहलाएगा। आप समझ गए ना ये दोनों केस। तो वाटर, जरूरी नहीं कि वाटर हमेशा डेंसर ही होगा, वो डिपेंड करेगा कि उसके सामने मीडियम कौन सा है। एम आई क्लियर।
एयर से वाटर में ट्रैवलिंग हो रही है तो वाटर डेंसर है, पर अगर वाटर से ग्लास में ट्रैवलिंग हो रही है तो वाटर रेयरर है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज्यादा है वाटर में, लाइक कि ग्लास में स्पीड कम है। तो ग्लास इस केस में कहलाएगा डेंसर मीडियम और वाटर कहलाएगा रेयरर मीडियम। एम आई क्लियर? है ना? तो अब आप समझ जाओगे ना रेयरर कौन सा डेंसर कौन सा है, और फिर आपको पता है कि रेयरर में रेयर टू डेंसर में क्या होना और डेंसर टू रेयरर में क्या होना। उसको भी लिख लेते हैं अपन, क्योंकि अपन ने कहीं लिखा नहीं है ना कि आरडीटी वाला ये वाला दोनों हमने बताया नहीं अभी कि कहाँ कैसा हो रहा है। ठीक है, हमने बस समझ लिया कि डेंसर और रेयरर का मतलब क्या होता है। ठीक है, और हमने स्पीड्स देख ली। ठीक है, अब ये समझते हैं कि रेयरर से डेंसर होगा तो क्या होगा और डेंसर से रेयर होगा तो क्या होगा। मैंने बता दिया, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, हाँ लिखो नीचे, when a light travels from when a light travels from when a light travels from rarer medium to denser medium, rarer medium to denser medium, it bends towards the normal, it bends towards the normal। इसी का दूसरा लाइन लिख लोगे सब? हाँ, when a light travels from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal। सेकेंड वाला ना, हाँ, डेंसर से रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल। डन एवरीवन? ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ब्रैकेट में इसका सिंबल लिखना या तो एन और म्यू, इन दोनों की हेल्प से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। म्यू, यू लिखना है और दोनों नीचे कर देना है। ये यू ऐसे लिखते हैं ना, इधर से भी एक आगे निकाल देना, इधर से भी एक आगे निकाल देना, तो ये म्यू होता है। क्या होता है? म्यू, म्याऊ नहीं, म्यू, म्यू ऐसे, रेड लाइक दिस, मुंह मत पढ़ना इसको ना। म्यू कैसे लिखूं इसको, स्पेलिंग एम ई यू लिखूं क्या? वो ठीक है, वो तो मियाओ हो जाएगा ना रे। अच्छा, मियाओ में ओ भी आता है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, देख लो जैसा भी है, प्रोनाउंस ऐसे करना है। हाँ, वो तो है नहीं है क्या? ठीक है, लिख लेना है। ठीक है, क्या लिख लेते हैं? मैं बोल रहा हूं कि दोनों यूज होता है, कुछ बुक्स में आपको एन दिखेगा और कुछ बुक्स में म्यू लिखा हुआ रहेगा, तो कंफ्यूजन ना हो कि म्यू क्या होता है, इसलिए मैंने दोनों सिंबल आपको बता दिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी डिनोटेड बाय एन आल्सो, इट कैन बी डिनोटेड बाय म्यू आल्सो। ठीक है, और ये होता क्या है, लिखो डेफिनेशन इसकी। रिफ्रैक्टिव, ये किसी भी मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो देखो नीचे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium, refractive index of a medium is a physical quantity, is a physical quantity, is a physical quantity which gives a measure of the angle of, which gives a measure of the angle of
which gives the measure of the angle of bending of light. Bending of light, which gives a measure of the angle of bending of light. मतलब इंसिडेंट रे इस दूसरे मीडियम में आकर के कितने एंगल से बेंड होगी, वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। एम आई क्लियर? देखो यहां पे ये तो श्योर है ना कि आई और आर बराबर नहीं होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि बेंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो वो बेंडिंग कितने एंगल से होगा, आर की क्या वैल्यू होगी, है ना, वो हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको मीडियम का वो जानकारी देता है, ठीक है। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी ओनली, ठीक है। एक और डेफिनेशन लिखना नीचे, डेफिनेशन एक्स का एक सिंबल लिखेंगे नीचे, लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1, with respect to medium 1 is denoted as n21, n21 से डिनोट करते हैं उसको, हैं n21 ऐसे। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, n का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसा प्रोनाउंस करते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि देखो मीडियम तो 1 से ही 2 में जा रही है ना लाइट, तो ये कितना आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 2 का, वो 1 पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि रिलेटिव है सारे टर्म्स। अभी हमने देखा ना कि वाटर डेंसर भी हो सकता है, वाटर रेयर भी हो सकता है, तो इसलिए हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। मतलब ऐसा मत सोचना कि एयर से वाटर में जा रही है, बेंडिंग हो रही है, तो उतना ही बेंडिंग हर बार होगा जब कोई भी एयर से लिक्विड में जाएगी, ऐसा नहीं है। एयर, अगर एयर से ऑयल में गई तो बेंडिंग दूसरा टाइप की होगी, एयर से वाटर में जा रही तो बेंडिंग अलग होगी। तो मीडियम टू मीडियम बेंडिंग चेंज होगी, बट वो विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 होगा, कि एयर लाइट आ कहां से रही है इस पे भी डिपेंड करेगा। अगर एयर से वाटर में गई तो बेंडिंग अलग, ग्लास से वाटर में गई तो बेंडिंग अलग। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है n21 क्या मतलब होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। नेक्स्ट लाइन में एक डेफिनेशन और लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is the ratio of, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन बोल सकते हो, इसके पहले जो अपन लिखे थे वो मीनिंग था उसका कि वो बेंडिंग बताएगा, बट ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 to the speed of light in medium 2. Ratio of speed of light in medium 1, यहां 1 नहीं लिखा गया मैं, to the speed of light in medium 2। तो उस हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखना, n21 इज इक्वल्स टू, ऊपर आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी कि v1 by v2। दिस द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके। मतलब अगर मुझे, चलो लिख लो पहले, हाँ दोनों सबस्क्रिप्ट में है, सबस्क्रिप्ट समझते हो ना, नीचे लिखा हुआ है वो, n ऊपर है और 21 नीचे लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, ठीक है।
ये लिख लो, फिर मैं आपको समझा रहा हूं इसका मीनिंग क्या है। ये फॉर्मूला लिख लिया सब। अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे फॉर्मूले को। मान लो आपकी लाइट ना एयर से ग्लास में जा रही है, पॉसिबल है ना। तो मीडियम वन क्या है, जहां भी इंसिडेंट रहेगी वो मीडियम वन, और जहां रिफ्रैक्टेड रे जाने वाली है वो मीडियम टू। तो मीडियम टू आपका क्या है, ग्लास। तो मुझे ग्लास में ही रिफ्रैक्शन देखना है ना, कितने एंगल से बेंडिंग हो रही है। तो मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो आप इसको ऐसे लिखो, या फिर आप NGA भी लिख सकते हो, G फॉर ग्लास, A फॉर एयर, ठीक है। इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, आया ना, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन सेकेंड मीडियम कौन सा है, ग्लास। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये क्या होता है, 3 × 10⁸ और ग्लास क्या होता है, 2 × 10⁸ लिखे थे ना पीछे। वाटर का 2.25 लिखे थे, ग्लास का 2 था। 10⁸ कैंसल, 3/2 कितना आया, 1.5। कोई यूनिट होगी क्या, रेशियो है ना। कैसे होगा, दोनों का मीटर पर सेकंड तो कैंसिल हो गया, ऊपर भी मीटर पर सेकंड था, नीचे भी मीटर पर सेकंड था। अगर 10⁸ कैंसिल किया तो मीटर पर सेकंड भी तो कैंसिल हो जाएगा। इट इज अ रेशियो, राइट, रेशियो का यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी वैल्यू क्या है, 1.5। एक एग्जांपल करके लिख लो। एग्जांपल, इफ मीडियम वन इज एयर एंड मीडियम टू इज ग्लास, देन, ये लिख लो पूरा, ठीक है। ये एग्जांपल हुआ, ठीक है। दैट्स इट आज की क्लास के लिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास। हाँ